अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह खैर, क्या हाल चाल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी और मुझे आप सब कहते हैं सोहा अफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक, पूरी टीम की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। और कल तो खैर हम इस्लामाबाद नहीं गए थे, लेकिन हमने सोचा कि अब छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और आप भी काफ़ी घूम फिर के आए हैं, तो भी अब लाहौर से हम भी सीधा इस्लामाबाद चलते हैं कि इस्लामाबाद से हरमीत पाजी को शो में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके पास चलते हैं, उनसे चलते हैं, पूछते हैं कि ईद की छुट्टियाँ उन्होंने कैसी गुजारी हैं। अस्सलामुअलैकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, वैसे तो ईद की छुट्टियां थी और आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिलता है कि कहीं ना कहीं ये छुट्टियां आप लोगों के संग ही गुजारी जाएं और अपने गांव में जाके गुजारें। मौसम औसम हमेशा की तरह वहाँ का, और बारिशों का सिलसिला वहाँ पे चलता रहा। एक तो ठंडी ठार हवाएं, फिर वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात वही है कि ईद जब अपने दोस्तों के साथ और बचपन के यारों के साथ गुजारी जाए, और बहुत सारी ऐसी बातें जो रल मिल के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप होता है, और उस गैप को ख़त्म करते हैं और आप गाँव की तरफ जाते हैं और अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं और वो सारी खुशियाँ, वो सारी महफिलें, वो सारी बातें बांटते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है वाकई में। लेकिन बारिशों का सिलसिला, कल जब मैं आ रहा था, कल तो मेरा स्टे जो इब्टाबाद में और जो मानसरा के इलाके में देख रहा था, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बारिश थी। और फिर इस्लामाबाद का भी मौसम अगर आज देखें तो आज सुबह तकरीबन 4 बजे से बारिश का सिलसिला चल रहा था, सुबह तक 7 बजे तक ये सिलसिला चल रहा था, तो अभी भी काफ़ी मौसम खुशगवार है। लेकिन इससे और बड़ी बात सोहा, वो मेरे ख्याल में आप ही बताएं कि एक कल जो हमने मस्बत रुझान देखा, जो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ आ रही हो, कहीं ना कहीं मार्केट में जो है एतमाद अब बढ़ रहा है, ये बड़ी खुशी की खबर है। और हरमीत, आपको पता है ईद का फीवर जो है ना वो हमारा उतर ही नहीं रहा ना, मतलब ईद के बाद बैकअप और अब काम पे आने का ऐसा किसी का दिल नहीं करा। लेकिन ऑब्वियसली मैं कल भी कह रही थी कि चलती का नाम जिंदगी एंड लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, तो इसी पॉलिसी पर काम करते हुए हम भी जनाब आपके सामने हाजिर हो गए हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक, इस पूरे 2 घंटे के शो में हम आपसे क्या क्या डिस्कस करेंगे वो तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी देनी है इस हवाले से कि फाइनली के एक लंबे अरसे बाद, अगर हम 8 से 9 माह की बात करें, तो तारीख में स्टॉक एक्सचेंज का कल से मसरूफ तरीन दिन देखा गया। क्योंकि अगर हम बात करें कल के दिन की, तो ईद की छुट्टियों में स्टाफ लेवल का वो मुआहिदा जो कि नवी रिव्यू को था, और अगर हम स्टैंड बाय पैटर्न की बात करें तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की ये जो किस्त हमें मिली है, उसके बाद कल हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में एक मसरूफ तरीन दिन गुजारा गया। 100 इंडेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2446 पॉइंट इजाफे के साथ ये बंद हुआ। लेकिन आपको पता है कि 6% बढ़ने के फौरन बाद आपके जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस के तहत 1 घंटे के लिए आपको सब कुछ बंद करना पड़ा। और आज सुबह एक अहम खबर ये भी आई है कि अगर हम इंटरबैंक की बात करें तो 15 रुपए कमी देखी गई है डॉलर में। 271 पर ट्रेड हो रहा है इस वक्त डॉलर। तो डॉलर ने हमें ईद के बाद काफ़ी खुश कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो हम मंदी देख रहे थे पिछले एक लंबे अरसे से, कल हमने मसरूफ तरीन दिन गुजरा और हमने जो कारोबारी शख्सियात को खुश देखा। माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें जो हमारे माहिर मुआशरत है वो इस हवाले से यही कहते हैं कि यस, ये एक अच्छा निशान है, ये एक अच्छा हो सकता है, एक इंडिकेशन। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज़, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग अब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक किस्त जो IMF को जानी है, उसके अलावा एक बजट जो है उनके शराइत के मुताबिक तो हमने बना लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि IMF का एक और स्पेल जो है वो हमें चाहिए होगा अगर हम अपनी माशी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर और स्टेबल करना चाहते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन अब क्या प्लानिंग हो सकती है। और ये बात भी आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि तमाम तर शराइत जो मांगी गई हैं उसमें फिस्कल पैटर्न जो है उस पर चलने की बात की जा रही है। जो मौजूदा हुकूमत है या निगरान हुकूमत है उसको फिस्कल पैटर्न पर चलना होगा, और उस शराइत के मुताबिक आपको पता है बिजली की नर्ख बढ़ेंगे, गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, और आपका जो टैक्स है वो बढ़ेगा, फाइलर, नॉन फाइलर, ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि अप्लाई होंगी, जिसके बाद आम आवाम को ये सब कुछ डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा और फिर कॉपरेट भी करना पड़ेगा। तो खैर इसको हरमीत हमने डिटेल में डिस्कस करना है आज के पूरे प्रोग्राम में। हम आगे बढ़ते हैं, आपसे आज की टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक में लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। तो टॉप स्टोरी में हम आपको पता है सियासत डिस्कस करते हैं। तो रिचुअल के मुताबिक आपको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो अब दुबई में मौजूद थे और दुबई में अहम मुलाकातें हुई। ईद मिलन पार्टीज होती रही भाई, कुछ ईद मिलन पार्टीज आप यहाँ करते रहे, कुछ ईद मिलन पार्टीज वहाँ होती रही। अब खैर उसमें क्या डिसीजंस हुए हैं, लेकिन उसके बाद अब स्केड्यूल किया गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कुछ अहम दौरा सऊदी अरब से, और वहाँ वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे।
क्या होने जा रहा है, सियासी मंजरनामा कितना तब्दील होता है सारी सूरत हाल के बाद, ये देखना बाकी है। और इलेक्शन कब होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो कि अभी भी सवाल ही है। तो खैर इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डिटेल में। और ऑब्वियसली IMF का जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है $3 अरब का, उससे पाकिस्तान की सूरत हाल कितनी बेहतर हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल कल आपने देखी, लेकिन फिलहाल हम किसको किस तरह से कैरी ऑन करेंगे, इस पर हम डिटेल में आज अपने माहिर माशरत जो है उनको लाइन पे लेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे कुछ काइंड सजेशंस भी लेंगे इस हवाले से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आज के प्रोग्राम में आपको पता है जो हमारा सेकंड आवर होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करते हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको फ़ायदा दे सकती है। आजकल हरमीत आपकी तो आदत है अभी भी, और अब्दुल रऊफ साहब की बड़ी अच्छी आदत थी। खैर आई एम बैड इन दिस, मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी आदत नहीं है ये, और ये आदत मैंने बचपन से कोशिश नहीं की इसको अपनाने की, किताबें पढ़ने की, मुतालिया करने की। और ऑब्वियसली मैं इसको अगर ऑन स्क्रीन ऑन कर रही हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑन करने से कुछ नहीं होता, इस पर काम करने से कुछ होता है। वालिदैन को बचपन से ही बच्चों को मुताले की आदत क्यों और कैसे डालनी चाहिए हरमीत, ये बहुत अहम सवाल है आज की जनरेशन के लिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये होना भी चाहिए। हमारा बचपन कुछ इस तरह था कि घरों में देखते थे कि बड़े भाई जो थे वो ज़्यादातर किताबें पढ़ते थे, उसको देखते थे। फिर ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड था कि नई नई छोटी छोटी किस्से कहानियों की किताबें आती थी और वो उसका बड़ा इंतज़ार होता था, उसकी मुख्तलिफ सीरीज़ आती थी और उसको पढ़ते पढ़ते ये चीज़ और अच्छा डाइजेस्ट और इस किस्म का रुझान भी बहुत ज्यादा था। और मैंने आपको जब आपके घर के आसपास हम थे तो मैंने आपको बताया भी था कि इधर से एक डाइजेस्ट शाया होता था जिसको मैं रेगुलर पढ़ता था, उनको मैं खतूत भी लिखता था उस वक्त में जब मैं तकरीबन 7वीं 8वीं जमात में था। तो ये सिलसिला आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर ये चलता रहे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में, और फिर आजकल के बच्चों की बात की जाए तो ज्यादा वक्त मोबाइल पर गुजरता है। लेकिन ये अच्छा टॉपिक है, हम जानेंगे उनसे कि भैया कैसे बच्चों को मोबाइल से साइड करके उनको किताबों की तरफ राग़िब कर दिया जाए। किताब से बेहतर कोई रफीक नहीं है, मतलब किताब से बेहतर आपका कौन दोस्त हो सकता है। तो हम अब जहाँ पे देखते हैं यूट्यूब और गैजेट्स, बच्चों के बड़े अच्छे शौक भी हैं और उनके दोस्त बन गए हैं, तो किताबों का ये रुझान जो कम होता चला जा रहा है, अभी भी इस पर हम थोड़ा सा काम करें तो शायद आखिरी जनरेशन होंगी जो इस पर काम करेगी, तो आने वाली जनरेशन को इस हवाले से सेव कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने आपसे बात करनी है उस बारे में जिसको हम कहते हैं डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के डेली डोज को हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दुनिया में कहाँ से कौन सी खबरें कितनी हैरानकुन उठाकर लेकर आए हैं हम और हमारी टीम, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, वी हैव अ क्विक ब्रेक, वापस के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक के बाद आपको पता है हमने बात करनी है डेली डोज की। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो डेली डोज में पहला डोज जो हमने आपको देना है ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग ही होगा, और वो खबर या तो पहले आपको पता हो कि बल्कि आपको पता हो या ना पता हो, हरमीत पाजी को ज़रूर पता होगा, बिकॉज मैंने खबर देनी है कोलमपुर से। और वहाँ पे चूँकि हरमीत पाजी रहे भी हैं, विजिट भी किया है, अपने ज़िंदगी का अच्छा खासा टाइम वहाँ गुजारा है। एक राउंड अबाउट है हरमीत पाजी वहाँ पे, वो कहाँ पे है ये आपने बताना है। और वो राउंड अबाउट की अच्छी और ख़ास बात ये है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है, जिस पर कम से कम छोटी और बड़ी सड़कें कुल मिला के 15 बनती हैं। और अगर हम इसके पूरे रकबे की बात करें तो 3.4 किलोमीटर, मतलब 3 से 4 किलोमीटर का तो सिर्फ ये राउंड अबाउट ही है जिसको पूरी दुनिया से सयाह देखने के लिए आते हैं। तो हैव यू विजिटेड हरमीत पाजी? आप भी कुछ इंटरेस्टिंग बताएं इस बारे में। और मैं अगर इसकी बात करूं तो कई दफ़ा मुझे भी ना रास्ता ना मिलना और बहुत सारी मुश्किलात मुझे भी सामने आती थी, क्योंकि जहाँ से आप गुजरते हैं बहुत सारी शाराएं इसके साथ अटैच हैं, और फिर आपको एयरपोर्ट से निकलना है या पुत्रजाया से कैसे निकलना है, तो ये है। लेकिन पुत्रजाया की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह हमारे यहाँ रेड जोन है तो उसी तरह पुत्रजाया है, वहाँ पे पार्लियामान और तमाम तरह सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी जो सरकारी इमारत हैं वो सब वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कोलमपुर की मैं हमेशा ये तारीफ इसलिए करता हूँ कि एक तो वहाँ पे अंग्रेजों ने उनको एक जबरदस्त सा स्ट्रक्चर दिया। वहाँ पे बारिशें हमेशा शाम के वक्त हल्की फुल्की बारिश भी होती है और तूफानी बारिश भी होती है, लेकिन 5 मिनट के बाद आप वहाँ पे ना आपको बारिश का पानी खड़ा हुआ नजर आएगा ना और कोई, लेकिन ठंडी हवाओं का सिलसिला उसी तरह चला। हाँ, और उसी को ज्यादा डेवलप किया है महातीर मोहम्मद साहब ने, उसने बहुत जबरदस्त कोलमपुर को एक नए तरीके से बनाया। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, हमें भी ये स्ट्रक्चर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमें जो सरिया में मिला अंग्रेजों के टाइम का, जहां से कोई कीमती लकड़ी मिली वो हम अपने घरों तक
घरों तक हमने अलमारी में उससे बना ली, हमने वो लोहा अपने घरों में या तो किसी कबाड़ में जाके बेच दिया, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को डेवलप किया। कोलमपुर बड़ा खूबसूरत शहर है, अगर और दूसरी बात यह कि वहाँ पर रिहाइश के साथ साथ खाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि सस्ता भी है और जाना बड़ा आसान भी है। लेकिन पुत्रजाय की मैं बात करूँ, बड़ा खूबसूरत है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ खासकर इंडियन जो बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान, उसको ये क्रेडिट जाता है कि कोलमपुर को और खासकर मलेशिया को अगर किसी ने प्रमोट किया तो क्रेडिट उसको जाता है, और इसीलिए वहाँ का एक खिताब है दातों का पूरा प्रोटोकॉल मिलता है शाहरुख खान को जब वो एयरपोर्ट से उतरते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुत्रजाया का खूबसूरत एरिया, जब भी आप जाएं तो इस एरिया को जरूर विजिट कीजिएगा। मुख्तलिफ लेक, मुख्तलिफ झीलें आपको नजर आएंगी, चश्मे नजर आएंगे, एक खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है बिल्कुल एक झील के किनारे, जहाँ पे आप जाके और वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से आके वहाँ पे विजिट करते उस मस्जिद को देखते हैं, और उसी के साथ साथ उनका पार्लियामान और इमिग्रेशन और दीगर जो बड़े बड़े ऑफिस है वो पुत्रजाया में आपको। और हरमीत, आप पुत्रजाया की बात करें, इंतजामी कैपिटल है, आपको पता है दारुल हुकूमत है। और अगर हम बात करें ना, देखिए हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं, तो जो राउंड अबाउट है मैंने आपको बताया कि छोटी और बड़ी 15 सड़कें तो उससे कनेक्ट होती हैं, लेकिन आप देखिए अंदर 5 स्टार होटल भी बना हुआ है, एक महल भी बना हुआ है और एक मस्जिद जिसका हरमीत पाजी ने जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ें राउंड अबाउट में ही बनी हुई है, और आपको खासा गोल मतलब राउंड अबाउट नहीं है, ये अंडे की शक्ल का एक राउंड अबाउट है जो कि एरियल व्यू में आपको ज़्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा। यस, तो ये भाई अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत जो है वो दुनिया में बड़े सयाह जो हैं वो इसे देखने के लिए और इस राउंड अबाउट को देखने के लिए आते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है, गोल गोल घूमे भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको खुद समझ आ जाए तो आप समझ आए, वरना थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये खबर है सवात से। अब सवात में आपको पता है ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो फॉरेनर्स होते हैं, और कोशिश लोगों की होती है क्योंकि हम इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। अब सड़क किनारे के जो मंजर आप देख रहे हैं ना, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अपनी डिपिक्शन, अपनी काइंड ऑफ अपने वर्ड्स में, कि ये जो खातून है, अब ये फॉरेनर है, अब इंग्लिश उर्दू सही आती नहीं, लेकिन टूटी फूटी उर्दू ज़रूर आती है। अब वो जो आप देख रहे हैं सड़क किनारे, अब वो देखे पूछ रही है कि फल कितने का है और ये कितना है, मिकदार में कितना है और इसकी प्राइस क्या है। अब दोनों अभी टूटे फूटा मुकालमा कर रहे हैं, और मुकालमा दरअसल ये हो रहा है कि वो ये पूछ रही है कि इसकी प्राइस क्या है, और जो शॉपकीपर है, मतलब सवात का जो रहने वाला है, वो बता रहा है कि जी ये 5 किलो है, तो उसको लग रहा है कि ये 5 रुपए का है, मतलब वो जो उसकी मिकदार है वो उसको उसकी कीमत समझ रही है। इट वॉज क्यूट कॉन्वर्सेशन हरमीत पाजी, बड़ी अच्छी लगी है। आलू बकाया। अच्छा, वैसे आप सवात की तरफ आप तो वैसे जाती भी हैं, और सवात की तरफ मुख्तलिफ इलाकों की तरफ आप जाते, तो आजकल फ्रूट्स बड़े मजे का फ्रूट आपको शाहराहों पे मिलता है, और वो लोग बाग, क्योंकि आसपास बाग हैं लगे हुए हैं, और साइड पे लोग जो हैं वो अपना फ्रूट्स बेचते हैं। लेकिन मजे की कन्वर्सेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जितने भी पठान भाई होते हैं, हमारी उर्दू बड़ी गुलाबी होती है, बड़े मजे की होती है। और मैं जब लाहौर में, कई दोस्त मुझे कहते हैं कि भाजी हम जब पठानों से ना, वैसे हमें अच्छा लगता है जब वो उर्दू बोलते हैं, वैसे उनको छेड़ते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये फलां चीज कितने की है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर जितने भी पठान है वो जब इंग्लिश में अगर उनको बूर है, तो ऐसा लगता है कि फिर कोई अंग्रेजी बात करे। जबानों पर हम देखने के ज्यादातर जबानों पर उनको बूर भी, आपने देखा कि पंजाब में बहुत सारे पठान आए हुए हैं, तो उन्होंने जो पंजाबी सीखी है वो पंजाबी से बेटर पंजाबी बोल लेते हैं। लेकिन ये बड़े मजे की है, और बड़े मासूम से लोग हैं। आप देखें कि वो जिस तरह, क्योंकि एक तो इंग्लिश में हमारा वैसे भी हाल बुरा ही होता है, सबका तकरीबन ही बुरा होता है, तो पाजी जो है वो चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन वो 5 केजी में और 5 रुपए में, और वो फ़र्क जो खातून है वो वाजे नहीं हो रहा है कि भाई हाँ वाकई में ये 5 रुपए का, ये 5 केजी है। लेकिन बड़े मजे की कन्वर्सेशन है। वैसे होता भी है। आप ये देखिए ना, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है उसका कॉन्फिडेंस चेक करें ना, कि मतलब उसको इंग्लिश आती है नहीं आती, उर्दू आती है नहीं आती, जो भी जुबान है, देखिए वो पूरा बार्गेनिंग कर रहा है ना, मतलब पूरा बता रहा है कि ये फ्रूट इतने का है और इसकी कीमत इतनी है या इसकी मिकदार इतनी है। बट ऑल दो हमें हमेशा फॉरेनर्स उर्दू बोलते बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आप किससे भी बात करें, आप अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जो हमें देख रहे हैं, आपको पता है कोई अंग्रेज हमें मिल जाए और वो उर्दू में बात करे तो वो हमें वैसे ही बिला वजह इतना क्यूट लगता है ना, इतना प्यार आता है उस पर, क्योंकि हमारी कौमी जुबान बोल रहे होते हैं। तो ये वैसे क्यूट कॉन्वर्सेशन थी, आई थॉट कि आप लोगों को दिखाया जाए। कर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो भी सियाहत को लेकर ही है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में जाते तो हैं, लेकिन उन ममालिक की अपनी पॉलिसीज़ हैं जो कि वो किसी वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्रोएशिया से मैंने आपको खबर देनी है, जहाँ पर सड़कों पर सूटकेस घसीटना अब मना कर दिया है। अब क्रोएशिया के इस शहर की अगर मैं बात करूँ तो डुब्रोविंग इस शहर का नाम है, बड़ा खूबसूरत है। मशहूर किस लिए है, आपने वॉलपेपर्स पे बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी,
खैर आपने नाम नहीं सुना होगा। तो क्रोएशिया का ये जो शहर है ये बड़ी बड़ी इमारतें और रंग बिरंगी इमारतों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब इसकी जो रोड्स है ना अरमीत पाजी, वो प्लेन नहीं है, छोटी छोटी ईंटें नहीं होती वो लग के वो रोड बना हुआ है। तो जाहिर बात है जब हम उसे सूटकेस घसीटते हैं तो अजीबो गरीब सी आवाज आती है, टक 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 टक। अब वहाँ जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जनाब, उनको तो चढ़ गया गुस्सा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अब हमें तुम लोग इतना तंग करते हो, आते हो और अब लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, लेकिन वापसी पे जब घसीटते हुए जाते हैं ना सूटकेस, तो उन वहाँ के मेयर को लोगों ने शिकायतें लगाई। मेयर आए जनाब, उन्होंने एक बिल पास किया और बिल पास इस चीज़ का किया कि आप सूटकेस इस एरिया में जो ख़ास तौर पर डिब्रूविंग का एरिया है वहाँ पर आप सूटकेस नहीं घसीट सकते, और अगर आप घसीटेंगे तो आपको डॉलर में जुर्माना अदा करना पड़ेगा, सलाखों के पीछे घसीट दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है। सो हर डेवलप कंट्रीज में हम देखते हैं कि अगर आप हल्का फुल्का भी शोर मचाते हैं, पड़ोस में भी कंप्लेंट हो जाती है और पुलिस पहुंच जाती है, आप पे जुर्माना भी हो जाता है और आपको वार्निंग भी दी जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में अब आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ फिर हम वहाँ देखते हैं ज़िंदगी कितनी चेंज है। और आज वो कंट्रीज जहाँ पे कानून पर अमल दरामद होता है, यहाँ तो हमारे जो पार्लियामान में बैठे लोग हैं वो अमल दरामद नहीं करते, जो सिटीज़न है वो क्या करेंगे, और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना जो है इनका काम है, वो खुद पे नहीं करते तो शहरी क्या करेंगे। वैसे अगर आप लाहौर की शाहराहों में घूमती हैं और मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट का तो बुरा हाल है लाहौर या कराची या हमारे रावलपिंडी में, कोई रुकता ही नहीं है और जो क्रॉस कर लेता है वो अपने आप को 30 मार खान ही समझता है। तो ये सिचुएशन है कहीं ना कहीं, हमने भी उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन यही चीज जो हम में है, हम जब बाहर जाते हैं उस चीज को फॉलो भी करते हैं और बाकायदा फिर हम ऐसे अच्छे शहरी बन के आते हैं कि हमसे कोई अच्छा शहरी है नहीं वहाँ का। जब हम जाते हैं वहाँ पे कानून सारे अमल दरामद होता है और सारी चीज पर फिर जुर्माने भी लगते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि भाई शोर शराबा ना हो, सुकून हो। बिल्कुल ठीक, और ये अपनी इस सुकून पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खैर पाकिस्तानी 90,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर आप वहाँ विजिट करने जाते हैं, तो ये गलती ना करें क्योंकि हम आपको पहले बता रहे हैं कि बिल मंजूर हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे आज मेरी पूरी टीम ने खबरें ऐसे ढूंढ के लेके आई हैं जो कि आपको बताती हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है ना, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो हैं और लोग इतने स्ट्रिक्ट है इस मामले में पूरी दुनिया में। बल्कि ये मिथु राजा की मैंने आपको खबर देनी है। अब मिथु राजा कौन है पता तो आपको लग गया होगा, जैसे हमारे पास सूजी था और हम बात करते थे उसके बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको पता है क्या हालत हुई उसकी। लेकिन ये ममालिक हरमीत वो ममालिक है जो ये हालत होने नहीं देते। मिथु राजा की कहानी मैंने आपको सुनानी है, जो कि हाथी है, श्रीलंका में नज़रअंदाज किया गया इस हाथी को। अब गिफ्ट किसने किया था? थाईलैंड से ये गिफ्ट किया गया एक हाथी था जो कि उन्होंने श्रीलंका को गिफ्ट किया। अब श्रीलंका में ये मौजूद था, लेकिन वहाँ पे जो एक मंदिर है जहाँ पर इसके साथ बदसलूकी की गई, इसको ज़ख्मी किया गया। ओ माय गॉड, गिफ्ट हमने किया, आप हमारे दिए हुए गिफ्ट को जो है वो इस तरह से किस तरह से डी वैल्यू कर सकते हैं। तो जनाब थाईलैंड ने फ़ौरन मुतालबा कर दिया, भाई हमारा गिफ्ट हमें वापस कर दो, आप लोग बेकदरे लोग हो, आप लोग कदर नहीं करते, इसलिए हमें हमारा हाथी वापस कर दो। जनाब इसके जाने के लिए बाकायदा हरमीत प्रोटोकॉल, मतलब एयरप्लेन के थ्रू ऑब्वियसली इसको वापस बुलाया गया थाईलैंड। एक अमला हुआ, एक अमले को तैयार किया गया, वो साथ हवाई जहाज़ में सवार हुआ और बाकायदा तौर पर इसको वापस थाईलैंड ने अपने घर, अपनी जगह बुला लिया। आपने देखा होगा श्रीलंका हो या हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके जो श्रीलंका के करीब पड़ते हैं, बंगाल के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहाँ के जो जंगलात हैं वहाँ हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और फिर जो हाथी ज्यादातर, आपको याद होगा कि यहाँ पे भी श्रीलंका ने बहुत ज्यादा गिफ्ट किए, लेकिन उनके साथ हमने क्या किया वही कुछ थाईलैंड कर रहा है। हालांकि थाईलैंड में हमने देखा बहुत सारे जानवरों को बहुत सारे उनके हुकूक भी हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उस पर श्रीलंका ने एक्शन लिया। हालांकि अभी मुझे याद है कि कुछ दिन कबल जब यहाँ पे मधुबाला और नूरजहां का मामला हुआ कराची में, केवान को तो हम कंबोडिया ले गए क्योंकि केवान अकेला था, हथनी की डेथ हो चुकी थी। केवान जब वहाँ गया, वहाँ हथनी उनका इंतजार कर रही थी, फिर स्विमिंग में वो तस्वीरें भी हमने देखी और वो केवान काफी खुश नजर आ रहा था। तो ये सारी चीजें सहूलियात से हमने इनको महरूम तो रखा होता है। और फिर श्रीलंका ने अभी दोबारा पाकिस्तान को ऑफर की है, लेकिन हमने हाथ जोड़ा कि भैया पाकिस्तान को दोबारा हाथी आपने गिफ्ट नहीं करना, क्योंकि उस तरह केयर होता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि श्रीलंका ने एक्शन ले लिया और अपना हाथी जो है भाई कहा कि हमने हमेशा बेकदरी की है इस चीज को लेके, लेकिन जितने भी इदारे इंसानी हकूक के या जानवरों के हकूक के हैं वो इस सवाल से काफी एक्टिव होते हैं और इस तरह का एक्शन लेते हैं जो कि श्रीलंका के खिलाफ थाईलैंड ने लिया है। खैर अब हमारा हो गया डेली डोज, हमने एक क्विक ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ईद मिलन पार्टीज के बाद मुलाकातों का एक सिलसिला जो है वो चल निकला है। अगर हम बात करें दुबई मुलाकातों की तो उसके बारे में काफ़ी चामगोइयाँ हो रही हैं, कुछ प्रोडिक्शंस भी की जा रही हैं, बट ऑल दो कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ और अगर नून लीग या मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इंतखाबात के फेवर में कुछ लोग हमें नजर आते हैं, कुछ लोग नजर नहीं आते। लेकिन मुलाकातों में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आसिफ अली ज़रदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या मुलाकातें और क्या डिस्कशन हुई। लेकिन अब आगे अगर फॉलोअप की बात करें तो नवाज शरीफ का सऊदी अरब का एक विजिट जो है वो तय हो गया है, कुछ अहम मुलाकातें वो वहाँ भी करेंगे। खैर इन सब पे हम बात कर रहे थे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि अब जो है वो ईद की छुट्टी वो हम उस वाले फेज में थे ना कि ईद के बाद देखेंगे, तो सियासतदानों ने भी और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी सबने यही कहा चले ईद के बाद देखेंगे। अब हम उस फेज में आ गए कि अब देखें सियासी मंजरनामा कितना चेंज होता है। मुलाकातें जो हुई दुबई में अब उन्हें किस तरह से देखते हैं और अब इलेक्शंस को जो है वो क्या डिस्कस किया जा रहा है इन मुलाकातों में? देखिए, दुबई में जो मुलाकातें हुई है ना, तो आप समझिए कि जो सियासी ब्रोकर हैं यानी दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, वो आपस में लेन देन तय कर रही हैं। अच्छा। और ये तय कर रही हैं कि जी कि किस तरीके से हमें आगे हुकूमत बनानी है, किस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन कुछ क्या करना चाहते हैं, और उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। यानी बिलावल साहब जो है और जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में अपने बेटे को वजीर आजम देख लें। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि या तो वो खुद चौथी बार वजीर आजम बने, अगर वो नहीं बनते तो उनकी बेटी जो है वो वजीर आजम बने, अगर वजीर आजम नहीं बनती तो वो अपनी बेटी को पंजाब का वजीरा देखना चाहते हैं। इस तरह से फजलुर रहमान साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद है फजलुर रहमान। तो एक ख्वाहिशात का एक अंबार है जो दुबई के अंदर हमें नजर आया है। और दूसरी बात यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे भी अपना दबाव डाल के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और जो सबसे दिलचस्प नुकता यह है कि ये दोनों बड़ी जमातें समझती हैं कि पीटीआई का बिस्तर जो है वो गोल कर दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट अब पीटीआई को मफलूज बनाकर या मैदान से बाहर कर देगी। वो शायद इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे, बतौर जमात भी इमरान खान साहब पे भी पाबंदी लग जाएगी, नाहिल हो जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो मैदान में सिर्फ दो घोड़े होंगे, एक घोड़े पे जरदारी साहब सवार होंगे, दूसरे घोड़े पे नवाज शरीफ साहब सवार होंगे। लेकिन जो मैं आपको असल बात बताता हूँ, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। उसमें अभी भी बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं और यही वजह है कि आपने देखा है कि मरियम में और नवाज शरीफ में एक डिप्रेशन नजर आ रही है और उसी डिप्रेशन का इलाज ढूंढने के लिए वो सऊदी अरब गए हैं कि शायद सऊदी अकाम के साथ वो अपने लिए कोई नरम गोशा पैदा कर सकें और सऊदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाले कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते जो है वो और ज्यादा हमवार किए जा सकें। क्योंकि नवाज साहब एक और चीज जो हमने देखी है, किसी गारंटी के नहीं आएंगे। जी 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 सलमान साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, एक तरफ तो आपको याद होगा कि जैसे ये हुकूमत आई तो बड़े बड़े ने अपने हाथ साफ कर दिए और फिर मामला ये हुआ कि नैब से जितने भी मामला थे अब ये क्लीन चिट सबको मिल गई है। लेकिन आपने कल देखा कि दोबारा ऑर्डिनेंस जो है उस पर दस्तखत हुए हैं और उसमें जो मामला आया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि अब वाज़ेह तौर पर ये हो चुका है कि खान साहब को जो है किस न किस तरीके से आने वाले हफ्ते में डालना ही है जेल में? बात यह है कि पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ और उसमें इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, 13 जमातें भी शामिल है, उसमें नैब भी शामिल हो गया है, उसमें अदलिया को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए ना, पहले ये कहा करते थे हुक्मरान टोला कि ये 90 दिन का रिमांड है ये गैर कानूनी है और ये 14 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब ये 30 दिन का रिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके सामने शिकार जो है वो इमरान खान साहब है और पीटीआई के सरबराह हैं। अब ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है ताकि इमरान खान के ऊपर और ज्यादा दबाव डाला जा सके, पीटीआई पे दबाव डाला जा सके। अब सवाल यह है कि जब आप इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं किसी की मुखालफत में और कानून इस तरह के बनाते हैं जिससे आप अपने मुखालफिन को दबा सके और आप वो तौर तरीके इख्तियार करते हैं जिससे आप सियासी इंतकाम भी लेना चाहते हो और आपका ख्याल ये देखिए ना, अभी भी डर ये है कि इमरान खान साहब या पीटीआई इलेक्शन में ना जाएं और उनको किसी भी सूरत में इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए ताकि जो बंदर बांट है वो हम 2 जमातों तक महदूद रहे जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग शामिल हैं। तो सर जाते जाते ये बताइए कि मौलाना साहब का सदर का जो ख्वाब है ये पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दफा तो लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात भी हो चुके हैं। हमारा क्या होगा सर? देखिए मौलाना साहब जो है बचपन से ख्वाब देखने के आदी हैं
और बचपन से लेकर अब तक जो है सिर्फ उनका एक ख्वाब पूरा हुआ था, और वो ख्वाब पूरा हुआ था जब एमएमए की हुकूमत बनी थी 2002 में जनरल मुशर्रफ के जरिए। तो इसलिए अभी बहुत मुश्किल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी जैसे शार्प आदमी जो बहुत ज्यादा शतरंज के माहिर है, उनकी मौजूदगी में सदर बन सके। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश होगी कि अगर हम वजीर आजम नहीं बन पाते तो सदर पीपल्स पार्टी का हो, और अगर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो तो फिर मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में सदर का ओहदा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि मौलाना को इस दफा जो ख्वाब है वो शायद उनका टूटता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि मौलाना के अंदर भी अब सियासी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। उनको गुस्सा इस बात पे है कि दुबई के इजलास में दो जमातें बैठ के बंदर बांट कर रही हैं और मेरे लिए रास्ता कोई निकाला नहीं जा रहा। अच्छा सलमान साहब ये बताएगा, देखिए बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मेल जोल करके ना वो चीज़ें हो रही हैं, वो शायद किसी पॉइंट पे पहुंच भी जाए, बिकॉज वो मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, आसिफ अली जरदारी भी, और हमने शहबाज शरीफ को भी प्रैक्टिस माजी में करते हुए देखा है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो वहाँ अगर हम शाह महमूद कुरैशी को देखें, असद उमर को देखें, तो इट सेल्फ वो एक एंटिटी ज़रूर है, जो कि पॉलिटिकल एंटिटीज़ हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात ना कभी मानी है PTI चेयरमैन ने, ना वो अब मान रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि अगर वो किसी को रिप्रेजेंट कर दें अपनी जगह पार्टी पे, जो कि बहुत मुश्किल डिसीजन है और कौन करेगा तो बहुत बड़ा सवाल है, तो क्या पार्टी बच सकती है या कोई वे आउट निकल सकता है? आपको मुस्तकबिल क्या नजर आता है? देखिए ये ऑप्शन तो PTI के सरबराह इमरान खान को कई दफा दी जा रही है। देखिए मानते नहीं है ना सर वो। सर अगर वो नहीं मानते तो ये तो उनका हक है ना, वो पार्टी के सरबराह के तौर पे अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अब वो किसी के कहने पे तो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। तो अब सवाल ये है कि या तो इमरान खान साहब इस बात को रियलाइज करके खुद पार्टी की सरबराही से अपने आप को वक्ती तौर पे विड्रॉल कर ले, जो शाह महमूद कुरैशी भी शायद चाहते हो, परवेज खटक भी चाहते हो, असद उमर भी चाहते हो। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि PTI जो है वो सिर्फ इमरान खान के नाम के साथ ही है। इमरान खान है तो PTI है, और इमरान खान साहब इस वक्त कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कल भी जो उन्होंने कौम से खिताब किया है उसमें जो आखिरी जुमले उन्होंने कहे हैं कि आखिरी दम तक हमें लड़ना है और किसी से कोई समझौता नहीं करना, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन थी ना -1 वाली, ये वायबल नहीं रही है। इस वक्त इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी जो भी डिस्कशन रही उसके मुताबिक सियासी जमातें जो हैं वो आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, बिखर जाती हैं, और फिर शायद नाम भी नहीं रहता। नाम रहेगा तो पाकिस्तान का रहेगा, इसलिए कौमी मुफाद के बारे में सोचना सबसे ऊपर होना चाहिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और ईद की छुट्टियों में IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा होने के बाद जो कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, 3 अरब की किस्त बनने के बाद कल हमने स्टॉक एक्सचेंज में मसरूफ तरीन दिन देखा। एक लंबे अरसे यानी 8 से 9 माह के बाद ही हमने ये मंदी को ऊपर जाते हुए देखा, और हमने देखा कि 100 इंडेक्स जो है वो 2440 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुआ, और मार्केट खुलने के फौरन बाद 5% ऊपर चला गया। इसके बाद रूल्स रेगुलेशंस के तहत 1 घंटे के लिए मार्केट को ट्रेडिंग के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जो है वो हमने कल देखी, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था, इंडिकेशंस भी थी, बट ऑल दो सस्टेनेबल कैसे होगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉलिसीज जो है उसको अपनाना पड़ेंगी ताकि कारोबारी हजरात और स्टेक होल्डर्स या मुल्की मार्च सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सोहा एंड हरमीत। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच। सर आप चूंकि पाकिस्तान में नहीं है और आप पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आपकी और ख़ासतौर पर मैशत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आपकी गहरी नज़र होती है। कल हमने 8-9 माह बाद स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी तेज़ी देखी और हमने काफ़ी हैपनिंग देखा। अब ऑल दो ये IMF की जो नवे रिव्यू की किस्त हमें मिली है उसके बाद अब चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं, मतलब सवाल मेरा आपसे ये कि ऑब्वियसली अब IMF का मुतालबा ये भी है कि फिस्कल पैटर्न जो है उस पर चला जाए, तो निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को उस पैटर्न के तहत ऑब्वियसली बढ़ाने पड़ेंगे, बिजली के नर्ख भी, गैस के भी। तो ये सारी चीजें किस तरह से हम मैनेज करेंगे इस किस्त के अंदर? देखें, मईशत पे गहरी नजर रखने के लिए मुझे चीन में आना पड़ा ना, तो आई एम इन चाइना नाउ। सो मईशत पे बहुत गहरी नजर चाइना से ही रखी जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप डिफॉल्ट की जो टेक्निकल डिफॉल्ट से जो बचे हैं वो 5 अरब रुपए के $5 बिलियन के रोल ओवर जो चाइना ने दिया उसकी वजह से बचत हुई है। अच्छा, प्लस जो है वो जो आपका जो इस टाइम पे IMF की बात कर रहे हैं, जो 3 बिलियन डॉलर आपको मिले हैं,
वो 9 महीने के लिए मिले हैं। इसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं और स्टैंड बाय एग्रीमेंट से जो फायदे होंगे वो बात की बात है, लेकिन इससे पिछली बात मैं करना चाहता हूँ कि ये आपकी मुसलसल तसलसल के साथ जमहूरी हुकूमतों की नालायकी की वजह से कि उन्होंने कंफ्यूजन का शिकार रहे कि वेदर हमें आईएमएफ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जो असद उमर था उसने 8 महीने लेट करके उस प्रोग्राम को डिले किया जो 6.5 बिलियन डॉलर का था। तो जो बकिया थे वो 2.5 बिलियन डॉलर के जो थे वो भी आपको मिल गए हैं। और इसके अलावा रतन पोर्टर जो इसहाक डार के शदीद खिलाफ थे और यकीनन अब भी हैं, उन्होंने उनके मुंह पर तो नहीं दिया। ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच श्योर कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के जो है वो नाम पर उनकी गारंटी के ऊपर और पाक फौज की गारंटी के ऊपर उन्होंने दिए हैं। इसहाक डार साहब को इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे पहले वो बजट पेश कर चुके थे, यानी जो चालाकी वो लगाना चाहते थे वो लगा चुके थे। जो अवाम का वो बैंड बजाना चाहते थे वो बजा चुके थे, अवाम को ख्वार करना चाहते थे वो कर चुके थे। मजीद उन्होंने इजाफा करना था 418 अरब रुपए का, वो मजीद उन्होंने टैक्स लगा दिया। इसमें उन्होंने क्या कमाल किया, पहले से आईएमएफ कह रहा था कि आपको खज्जल होना है क्योंकि आप खज्जल हो चुके हैं, और 23वीं दफा आप जा रहे हैं आईएमएफ में। और उसके बाद जब इसहाक डार आप कहते हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि जो है वो हमारे पे नुकसान ना आए, तो ये आपकी कमजोरी थी कि क्योंकि आप हैं ही गरीब आदमी। आप कटोरा पकड़ के पूरी उम्र आपने पूरी कौम को जो है वो कासागीर बना दिया, आपने मांगने वाला बना दिया, चुनाचे आप मांग के ही गुजारा करेंगे। आपके मांगने की वजह से फायदा ये हुआ कि $3 बिलियन आईएमएफ का खुलने से गेट ओपन हो गए हैं उन सब लोगों के, यानी यूएई अब आपको $2 बिलियन देगा, सऊदीया भी आपको $1 बिलियन देगा, और सारे ममालिक आपको जो है वो इमदादी रकूम देना शुरू कर देंगे। आईएमएफ की गारंटी के बगैर पूरी दुनिया का आप पे जो है वो गेट खुलना नामुमकिन हो जाएगा। तो गैरत को तो आप बॉक्स में बंद कर दें, गैरत इससे नहीं मिलेगी। आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा कि जो फ्यूल इन्वेस्टर, जो ऑप्टिमिज्म होता है और जो आपके एफडीआई आने के लिए जो आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है वो यकीनन बहाल होगा। और उसी की वजह से आपने देखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ है आपके 100 इंडेक्स के अंदर, जिसका माइलस्टोन है तकरीबन 43,807 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है, विच इज हाईएस्ट इन ऑल दीज मंथ्स। यानी आपके जो है ना वो 4 साल के अंदर ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट आया है। तो केएसई 100 इंडेक्स के ऊपर मैं बात करूं तो 43 कंपनीज का रिकॉर्ड जो है उन्होंने 7.5% गेन किया है। और इसके अलावा जो है वो 100 इंडेक्स के अंदर जो है वो तकरीबन ईद हॉलीडेज के बावजूद 31,000 तकरीबन 492 पॉइंट्स जो है वो बड़ा है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आपने जिस तरह बताया भी कि ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ गया 10 मिनट के लिए क्योंकि इतनी जबरदस्त एक्टिविटी एक ही दिन में हुई। तो इससे आप ये समझ लें कि आप इंपीरियलिस्ट पावर के हैं। जब मैं ये कहता था कि आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं है, आप टेक्निकल डिफॉल्ट की बात करते हैं, हम टेक्निकल डिफॉल्ट, ये आईएमएफ सिर्फ सब्जेक्ट है गवर्नेंस का। आपकी हुकूमत ने बेईमानियां की, आपकी हुकूमत ने अपना जो है वो गवर्नेंस का साइज बढ़ाया। 82 से ज्यादा आपके वजीर और मुशीर हैं, आपके गवर्नमेंट के अंदर ऑस्टेरिटी नहीं है, आपके खर्च उधर बढ़ रहे हैं, आप लोग कैडिलैक मंगवाते हैं, आप मर्सिडीज मंगवाते हैं, आप पैसे पे पैसा बनाए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये रोना तो है, ये रोना तो है, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे मिनिस्टर हैं जो एक बहुत बड़ी काबीना है। इतने तो अकबर बादशाह के दरबार में भी ना हुआ करती थी, ना जहांगीर बादशाह के दरबार में जो अभी हो रही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कमी आई है, ओवरसीज रेमिटेंस जो है वो ना होने के बराबर, उनको दोबारा एतमाद में लाना। अब आपको लगता है कि इस पैकेज के बाद क्या वो सब कुछ होगा जिस तरह हमने देखा कि उनके इन्वेस्टमेंट यहां थी? दूसरी बात इसके साथ ऐड कीजिएगा कि रियल स्टेट में जिस तरह इंकलाब आया था, तो आपको लगता है कि दोबारा कुछ चांसेस हैं, जिस तरह टैक्सेशन जो आ रही है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, तो रियल स्टेट में अब इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा? देखें, एक ही एरिया था, आपने देखा होगा कि बल्कि दूसरा एरिया जो है वो भी शौकिया तौर पर हो गया था। हम गरीब आदमी का सबसे बड़ा शौक होता है कि वो अमीर हो जाए। तो उस सबसे पहले ये होता है कि वो पाकिस्तान जब मुल्क छोड़ के जाते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने उनको फूलों की सेज पे नहीं बिठाया था, उनको स्मॉल और मीडियम के कर्जे नहीं मिलते थे, उनको ज़राअत के कर्जे नहीं मिलते थे, वो पाकिस्तान में अपना आप नहीं बना सके थे। यहाँ तक के भी सोचें कि इलामा इकबाल जिस पीएचडी के ऊपर उनको डिस्टिंक्शन मिली थी जर्मनी से, पाकिस्तान के अंदर वो फेल हो गए थे। ये पाकिस्तान ऐसा है जो इल्म की कदर नहीं करता, किसी इंसान की कदर नहीं करता, किसी जुनून की कदर नहीं करता, किसी काबिलियत की कदर नहीं करता। पाकिस्तान तो कदर ही नहीं करता। तो चुनाचे जो ये सारा मामला बन रहा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस आपको क्या मिलना है, जब वो वहां पर जाएंगे तो दो एरियाज हैं।
एक एरिया था आपका जो है वो हाउसिंग का, जो कि मजबूर लोग जो अपना मुश्किल से घर बनाना चाहते थे, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का, तो वो पहले इन्वेस्ट करते थे। अब उन्होंने इसके ऊपर लगा दिया टैक्स लगने की वजह से अब जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है यकीनी तौर पे बढ़ गई। तो आप मुझे 5 मरले का कोई भी घर बता दें जो 1 करोड़ से कम बनता हो, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको ठीक ठाक पंगे करने पड़ेंगे। और उसके बाद रेमिटेंसेस जो हैं वो अब आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा, लेकिन पाकिस्तानी लोगों का पाकिस्तान की हुकूमत में जो ओवरसीज के लिए उनके कमेंट्स हैं उसके ऊपर कैसे एतमाद बन सकता है, आप मुझे बताइए। ये एतमाद को बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स पहले भी इसाक डार ने कोई कमाल नहीं किया था, अभी पाकिस्तान मिलिट्री ने किया, तो अब दोबारा से पाकिस्तान मिलिट्री को इस्तेमाल बहाल करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब के अलावा या इससे पहले जनरल बाजवा की कॉल के बगैर या उनकी गारंटी के बगैर IMF ने आपसे जिक्र नहीं किया था, उनसे बात नहीं की थी। चुनाचे जब वो उनके बगैर बात ही नहीं सुन रहे तो आप इसाक डार साहब को तो फारिग कर दें। तो पॉइंट ये है कि अब जो है यहाँ पर करना ये है कि एक तो हाउसिंग होगी, दूसरा ज़राअत की सनत है। सर मैं एक सवाल सिंपल से सवाल करना चाहूंगा, जो आप बात करें इसमें कोई शक नहीं है कि जो काम हमारे फौज का नहीं है वो करती है और एतमाद भी उस पर ज्यादा ही है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में भी यही समझा जाता है। अब आपसे सवाल जो मैं करना चाह रहा हूं, मैं इस कुर्बानी पे मैं गया, मैंने देखा कि लोगों ने बकरियां जो है जिन्होंने दुम्बे की कुर्बानी देनी थी उसमें भी हिस्से डाले। क्या अब आने वाला जो ये बजट जो मामला है वो हमारे जो टैक्स है या इस पैकेज से क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, या आने वाली जो कुर्बानी है वो कुकड़ पे ही हम हिस्सा डालेंगे और कुकड़ी की होगी? फिर कुकड़ी के भी पैसे नहीं रहेंगे। अल्लाह खैर करे आपको पाकिस्तान में इसाक डार साहब रहे तो इंशाल्लाह आप अगले जमाने में ये होगा कि एक मुर्गा लेंगे और उसके 7 हिस्से हुआ करेंगे। और ये भी इसाक डार साहब की मेहरबानी, अगर वो इतनी मईशत भी रखे। सिर्फ और सिर्फ आपकी अशराफिया को फायदा है, स्टॉक एक्सचेंज के 22 खानदानों को फायदा है, उसमें एनर्जी शॉक्स के अंदर OGDC को फायदा है, PPL को फायदा है, SNGP को फायदा है, MARI को फायदा है, उसके अलावा UBL को फायदा है, BAFL को फायदा है, MBL को फायदा है, HMB को फायदा है। इसके अलावा है एस्कोल को, ये जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस है इनके जो शेयर्स हैं उनको बेंचमार्क इंडेक्स के मुताबिक वो बढ़ जाएंगे। ये अमीरों की दुनिया है, अमीरों को फायदा है, और आप गरीब के ऊपर पूछ रहे हैं। तो मुझे बताएगा, अगर हम टेक्निकलिटीज को देखें, डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुन ले, अगर हम टेक्निकलिटीज को देखें तो ये बताएगा चले बहुत तगदों के बाद, मेहनत के बाद IMF की ये किस्त हमें मिल गई, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी थी, हमने तारीख का बुलंद तरीन एक स्पेल देखा, बट ऑल दो अब अगर हम देखें टेक्निकलिटीज को तो एक फिस्कल पैटर्न है। ऑब्वियसली IMF ने हमारी बात मानी तो हमने भी उनकी सारी बातें माननी है। एक फिस्कल पैटर्न जो कि निगरान हुकूमत या मौजूदा हुकूमत को अपनाना पड़ेगा, जिसके तहत बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें हमें माननी पड़ेंगी। 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये, तो उसके बाद का प्लान कोई ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज माहिर माशियत जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि इस रिव्यू के बाद हमें एक और रिव्यू चाहिए होगा तो स्टेबिलिटी आ सकती है थोड़ी सी। क्या पॉलिसीज लॉन्च करनी चाहिए, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और अवाम को इसमें क्या क्या कोऑपरेट करना चाहिए, हमसे क्या चाहिए? सोहा बहुत ही अच्छा सवाल है। पॉइंट ये है कि देखो फिर से ये दोबारा से मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। भाई खुदा का खौफ खाएं, हमारे हाथ बंधे हैं आपकी जमहूरियत पे, हमें नहीं चाहिए आपकी जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो हमें टेक्नोक्रेटिक मॉडल चाहिए, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसका टारगेट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के मौजूदगी के अंदर जो उस दिन सेशन हुआ है SIFC का, उसके अंदर जो है वो तय हुआ है कि $100 बिलियन की FDI लेकर आनी है। और उस FDI के अंदर पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो लम्स के हों या वो UMT के हों या बाकी यूनिवर्सिटीज के हों या आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के हों, वहां के टॉप ग्रेजुएट्स को लेकर आए, जो इंजीनियर्स हों, आपके मैकेट्रॉनिक्स के हों, आपके केमिकल्स के हों, वहां के जो बिजनेस मॉडल डेवलप करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ लेकर आया जाए। अदरवाइज आपके पास कोई प्लान नहीं है। हमें मिसाक जमहूरियत इन एनी केस नहीं चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, जो आपने बताया कि पेट्रोलियम लेवी है, गैस है, ये सारी की सारी चीजें बढ़ जाएंगी, आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। आपका डॉलर 5 रुपए सस्ता जरूर हुआ है, तो 10 रुपए मजीद सस्ता भी होगा तो फायदा फिर अशराफिया को होगा। जो रेमिटेंसेस भेजने वाले हैं, मुझे तो पहले ये पता चलना चाहिए कि ओपन मार्केट और जो इंटर मार्केट है, तो इंटर मार्केट का रेट फिक्स कर रहे हैं, ओपन मार्केट का। इसाक डार जब पूरा ऐलान कर दे कि ओपन मार्केट बंद कर दी गई है और स्मगलिंग का नाटका बंद कर दिया गया है, तो फिर रेमिटेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो मेरी बात सुने, बात यह है कि एक तो यह है कि यहाँ पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती होती है,
पॉलिसी डिजाइन होनी चाहिए बाय ऑलराइट पॉलिसी डॉक्टर स्नेहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर कि पॉलिसी डिजाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तगदो मेहनत के बाद हमें IMF की ये केस नवी रिव्यू जो मिली है, उसके बाद अब जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि एक आम ले मैन जो है उसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, उसको क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और इन रिटर्न हम उसे क्या देंगे। तो ये जो कौमी मुफाद या मैशियत की बेहतरी के लिए अब ये सोचना वक्त की हम जरूरत है। हमने क्विक ब्रेक आते हैं, जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहते हैं भाई किताब से बेहतर कोई रफीक नहीं है, और ये भी कहा जाता है हमारी जनरेशन के बारे में कि हम वो आखिरी जनरेशन है जो रिवायात, ट्रेडिशंस और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज अगर हम बचा लेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन को हम दे सके, वरना तो चीज़ें नापैद होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम बात करें 21st सेंचुरी की एरा है, टेक्नोलॉजी हर जगह नज़र आती है आपको। तो अब गैजेट्स की दुनिया में बच्चों में कॉमन प्रैक्टिस आप देखते हैं, हमारे दोस्त कौन है? मोबाइल हमारा दोस्त है। फ्री बैठते हैं तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं, हम समेत हमारे बच्चे भी। तो क्या अब टेक्नोलॉजी से निकलकर बच्चों को, क्या वालिदैन को घर में देखते हैं, क्या बड़ों को देखते हैं, क्या असातिज़ा को देखते हैं? किसको देखें वो फ़ोन छोड़ के किताब पढ़ता हुआ? किसी को देखेंगे तो फॉलो करेंगे ना। बट ऑल दो बच्चों में बचपन से किताब पढ़ने की थोड़ी लेकिन ये आदत डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, और बड़े होने तक उनके साथ अगर ये आदत साथ साथ डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, तो ये उनके लिए कितना फ़ायदा होगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये आदत कैसे डेवलप की जाए। बहुत सादा सवाल है, लेकिन उतनी ही टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें और उतनी ही ज़्यादा मुश्किल भी ये चीज़ है जो कि हमने बच्चों से करानी है। बट ऑल दो इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मियाँ इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, BCS साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्लस फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, Thank you. गुड टू सी यू। सर ये कहिएगा कि बहुत मुश्किल है ये, मुझे लगता है अब लगता है बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुझ समेत ये आदत अगर बचपन से डेवलप हो तो ये आप बड़े होते हो, साथ ही आदत भी बड़ी होती है। True. और फिर आप ये जस्ट लाइक एडिक्शन, फिर आप निकल नहीं सकते जब तक आप किताब नहीं पढ़ते, उसको टच नहीं करते, और एक फील है। लेकिन हमारे बच्चों में ये आदत नहीं है, जी। कैसे डेवलप की जाए? देखिए ये आदत तो डेवलप करनी पड़ेगी, और बचपन से और पहले ही दिन से पेरेंट्स को भी और स्कूल वालों को भी। बुक रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है, एक ऐसा एरिया है जिससे बच्चे की फाउंडेशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, और फिर किताब पढ़ने की आदत जो है वो फिर आगे तक जाती है। और लाइब्रेरीज़ को विज़िट करना, और फिर माँ बाप से स्टोरीज सुनना, ऐसी स्टोरीज जिसमें मॉरल हो और इस्लामिक हिस्ट्री के मुतल्लिक, इस्लामिक हीरोज़ के मुतल्लिक। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे के अंदर ना तजस्सुस और एक एक्साइटमेंट जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। और स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती थी पढ़ के, और स्कूलों में एक ऐसा पीरियड होता था, डेडिकेटेड होता था कि आप बच्चों को ना ये आदत डालें और ये कल्चर जो है इसको आप क्रिएट करें। अब देखें जब से ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर आ रहा है, डिजिटल पूरी दुनिया हो गई है, तो फिज़िकल बुक रीडिंग जो है वो थोड़ी कट गई है। yes. और बिग टाइम, मेजर टाइम अब वो कट गई है। आप फैमिली में देखें 4-5 बैठे होते हैं माँ बाप और बच्चे भी, वो सारे मोबाइल पे लगे होते हैं। सब ईद की प्रैक्टिस मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, हालांकि मुश्किल से वक्त मिला एक दूसरे के साथ बैठने का। आप ये सही कह रही हैं, ये आखिरी इरा है बुक रीडिंग वाला। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्नाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। चलें आप बच्चे को कंप्यूटर पे ई बुक पढ़ना ही की आदत डाल दें। और लेकिन अब तो इतनी एडवांस दुनिया हो गई है, ये चैट GPT जो है उसमें तो आप हर चीज़ फीड करें वो खुद से आपको बता देगी। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो ज़ाती जो राय है उसमें ये है कि बच्चा अपना माइंड यूज़ करे, क्रिटिकली उसको एक्सप्लोर करे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उस पर सोचे, क्रिएटिविटी हो। तो ये चीज़ें हम देखें, हमने अपने बचपन के ज़माने में हमने जितनी इस्लामिक स्टोरीज़ हैं वो हमने अपने माँ बाप से सुनी हुई हैं। हमारी वालदा साहिबा ने हमें स्कूलों में बताया टीपू सुल्तान के बारे में, उसके बाद अपना जितने भी इस्लामिक फतूहात हैं, फिर हिस्ट्री के बारे में, इलामा इकबाल के बारे में, जिन्ना साहब के मुतल्लिक, तहरीक पाकिस्तान है जो आपके नेशनल हीरोज़ हैं, उसके मुतल्लिक आप बच्चे की एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, बताते हैं उसको, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टर डेवलप करते हैं जिसमें मुहब्बे वतनी, इमेजिनेशन है, और बच्चा फिर अपने आप को उसमें रिलेट करता है और मज़ीद उससे खोज करता है। या फिर आप बच्चे को ऐसा निसाब बनाइए, अब ये सिंगल नेशनल करिकुलम आया, इसमें यही बहस थी कि ये रट्टा अब ख़त्म हो गया है, अब इंटरैक्टिव जो है एजुकेशन वो शुरू हो गई है।
तो बच्चे को बुक कंसल्ट करके या बच्चा बुक को कंसल्ट करे और फिर आपके अपने इम्तिहान दे, तो ये है एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िलासफ़ी जिसमें हम अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं। अब मसला ये है कि सरकार का बहुत बड़ा निज़ाम है। पंजाब की अगर आप मिसाल ले लें, हज़ारों स्कूल्स हैं। अब उन स्कूल्स में इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ तो मौजूद नहीं हैं और फंड्स भी मौजूद नहीं हैं। बुक रीडिंग आप बच्चे को स्कूल में कैसे करवाएं, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है। ऊपर जाके लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं आपको मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में। तो ये आपको ना, ये कांस्टेंट एक स्ट्रगल है। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आप किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, किसी मुल्क में जाएं, ट्रेन में बैठे तो लोग किताब पढ़ रहे हैं, आप जहाज़ में जाएं तो लोग किताब पढ़ रहे हैं, आम तौर पर रेस्टोरेंट्स में लोग किताब का कल्चर अभी वहाँ पे मौजूद है बहुत अच्छा ज़्यादा। साहब देखें, बच्चे देखेंगे तो फॉलो करेंगे ना। मतलब घर की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं कि घर में हमने अम्मा अब्बा को या हमने मसरूफ़ देखना है फ़ोन पे या हमने काम में मसरूफ़ देखना है। हमारा सवाल या हमारा फोकस ये है कि किसी तरीके से आज हमारी आवाम जो हमें देख रही है उन्हें इस बात पे कन्विंस कर लें कि आप बच्चों को दिखाने के लिए सही लेकिन किताब पढ़ें, क्योंकि हमने बचपन से यादें डेवलप करनी है। किस तरह से अब हम देखें ना, बच्चा रोता है तो हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, जी हाँ। किताब पकड़ाएंगे तो उसका वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बच्चों को बचपन से अब हम किस तरह से इस चीज़ की तरफ रुझान दे सकते हैं? देखिए, ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। जो पेरेंटिंग, हाँ, पेरेंटिंग जो है वो माँ का बड़ा एक इसमें रोल है। और माँ जो है वो बच्चे को एक्स्ट्रा जो है, बच्चा ज़रा थोड़ा पहले तो माँ उसको स्टोरी सुनाती है ना, सोने से पहले उसको माँ स्टोरी सुनाती है, बिल्कुल उसको टीपू सुल्तान के मुतालिक बताती है, हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक बताती है, कुरान में जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में जो ऐसे किस्से हैं, ऐसे मौजज़ात हैं जिसके मुतालिक बताया जाता है सारा। फिर आप कुरान भी पढ़ते हैं, आप सूरतें भी याद करते हैं, आपका मौलवी भी आके पढ़ाता है, फिर आप स्कूल में आपको वो एजुकेशन मिल जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, असल अक्लमंद माँ बाप वही हैं जो बच्चे को एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल दे दें। ऊपर की क्लासों में रीडर्स डाइजेस्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक्स है, स्पोर्ट्स के मैगज़ीन्स हैं, उसके बाद वेरियस स्टोरी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं। और वो जो एक फीलिंग है ना बुक को पकड़ के पढ़ने की, वो आपको कंप्यूटर से मैंने शुरू में यही कहा था, आपको मैंने कंप्यूटर से एक और चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने जो बातें की बिल्कुल जबरदस्त सी बातें, और अगर हम देखें हमने माजी में ये चीजें देखी, बल्कि बहुत सारे घराने जो आज भी हम अगर आसपास जाते हैं तो उनमें ये रीत रिवाज को उसी तरह बरकरार रखा गया है। लेकिन आज अगर हम आज के वालिदैन को देखें तो एक वक्त होता था कि जब बाहर से बड़े आते थे तो कोई किताब, छोटी मोटी स्टोरी वगैरह जो है वो बच्चों के लिए भी साथ थमा के पकड़ा के लेके आ जाते थे कि बच्चे भी पढ़ने, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन आज एक मोबाइल अगर हम देखें, चाहे वो माँ है या बाप है, वो भी मोबाइल में बिजी होते हैं, बच्चों को भी टैबलेट जो है वो पकड़ाए गए। अब इस आदत को कैसे इससे छुटकारा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो है वालिदैन की आदत है कि मोबाइल उनके हाथ में है। इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे, क्या करना चाहिए उन दोनों? देखिए हरमीत साहब, ये मोबाइल की आदत अब ये ख़त्म नहीं हो सकती। और लैपटॉप का यूजेज या आपका पीसी का जो यूजेज है ये ज़रूरी है, इसकी मुखालफत हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब उस यूजेज को जो है आप पॉजिटिव साइड पे कैसे लेके आएंगे, दरअसल ये बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं और सिर्फ आप गाने ही सुन रहे हैं मोबाइल, चले गाने भी लोग सुनते हैं, लेकिन बच्चों को जो है, देखिए हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़्यादा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेक्चर्स होते हैं, बच्चा टैबलेट यूज़ करता है, बच्चा नेट के ज़रिए कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। अब बुक रीडिंग वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अगर आप मुकाबला या एक को ख़त्म कर दें और दूसरी ले, ये ऐसा तो नहीं होना। हमने इमरान साहब, अगर हम देखें, अब जारी बात है हमारे घरों में कौन इतने ज्यादा किसी ने फेसबुक में या ट्विटर पे हम बिजी होते हैं, और वही चीज बच्चे भी शायद यही चीज देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि शायद सारी मसाइल का हल भी मोबाइल है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बड़े मनसब पे भी रहे और आज भी एक अच्छे मनसब पर हैं, और उस्ताद की हैसियत एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस माशरे में, और बहुत ही इज्जत उसको दुनिया में मिलती है और आखिरत में भी अगर बात की जाए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ पर्सनालिटी में कितना फर्क आ जाता है अगर एक बच्चा रीडर या उसकी जो इसी तरह ग्रोथ होती है, और एक वो बच्चा जो कहीं ना कहीं मोबाइल से, मैं छुटकारे की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आज का मोबाइल की यूज़ की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कार्टून है या कहीं ना कहीं गेम है।
देखिए, या मैं- आजकल व्लॉग्स हैं। जी मैं तो यंग बच्चों के लिए मोबाइल का यूज़ के मैं तो ख़िलाफ़ हूँ। बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए और उसको एक जी। सेंसिबल एज में आप उसको मोबाइल ज़रूर दें। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, वो पोर्टेबल कंप्यूटर पे उसकी टाइपिंग की। उसकी वो एजुकेशन होती है, उसको सिखाते हैं, उसको टैबलेट आप देते हैं बच्चे को, वो कर रहे हैं। तो जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल देखिए, हमने ये देखा है, तजुर्बे ने ये बताया है कि जो लोग बुक से रिलेटेड हैं, जो बुक्स को पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल होता है, क्यूरियोसिटी है, नॉवेल्स पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी लोग पढ़ते हैं। पहली क्लासों से लेके मैं ऊपर की क्लासों की भी बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करना जो है वो आपको मिल जाता है बुक्स के ज़रिए। अब यही नॉलेज जो है वो नेट पे भी मौजूद है, गूगल की ये सूरत नहीं कि में। नेट पे मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नेट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। और मेजर हमारा इशू जो है वो उन बच्चों का है जो कि गरीब बच्चे हैं, जो कि अपना अफोर्ड नहीं करते, इंटरनेट एक्सेस नहीं है जी, उनके जिनके पास पास। एक्सेस नहीं है। अब उनको भी तो पढ़ाना है ना आपने। आप उनको एक उर्दू का कोई नावल दे दें, कोई किताब दे दें, स्पोर्ट्स के मुतालिक सुन, हिस्ट्री के मुतालिक वो पढ़ ले। उससे बच्चे की ग्रूमिंग और बच्चे का नॉलेज, बच्चे की इंफॉर्मेशन, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो एक उस बच्चे से ज़्यादा है जो कि बुक नहीं पढ़ता। और फिर बच्चों में आपने वो चीज़ें डालनी है, आपने इस्लामिक वैल्यूज़ डालनी है। तो इस्लामिक वैल्यूज़ जब तक आप इस्लामिक स्टोरीज़ नहीं बताएंगे, इस्लामिक कैसे किस्से होगा? नहीं बताएंगे, उसकी इफादियत नहीं बताएंगे, उसको जब तक आप जुर्म और सज़ा और सवाब का नहीं बताएंगे, बच्चा जो है वो अच्छा इमरान सीख साहब, तो जाता है। जी सबसे अहम बात ये है कि बच्चों को हमने सवाल करना सिखाना है ना। मतलब अगर हम बात करें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि हमारा बाकायदा एक पीरियड हुआ करता था, एक क्लास हुई करती थी जिसमें हमने सिर्फ लाइब्रेरी में जाना होता था, विजिट करना होता था, बुक्स को ऑल ओवर देखना होता था और हमें कहा जाता है कि आपने एक बुक आपसे पिक करनी है और लेके जानी है और फिर आपकी जिम्मेदारी कि आपने पढ़कर इसको वापस भी करना है। अब ये प्रैक्टिस जो है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, स्कूल में बाकायदा क्लासेस होती हैं कि आप कंप्यूटर लैब का विजिट करते हैं। जी लेकिन अब ये रुझान देखिए ना, हमने कल्टीवेट करना है। मतलब हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम नहीं कर सकते कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से कट ऑफ कर लें, ज़माना है, साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अब इसको साथ कल्टीवेट भी करना पड़ेगा, साथ साथ ग्रेजुअली पैरेलल चीज़ों को लेकर चलना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इन प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है बच्चों को गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ किताबों के अंदर भी इन्वॉल्व करने के लिए? देखिए वो करना किताब चाहिए। मेले कितने कम हो गए? जी, किताब मेले लगते थे पहले, आपको पता है, कैसे और अब लगते कम थे? हो गए हैं। देखिए मैं, अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि बुक्स का पढ़ना चाहिए, यस पढ़ना चाहिए बच्चों को। ऑफ कोर्स हमें इस कल्चर को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। चाहिए। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को उस तरफ रुझान करें। वो बच्चों को बुक रीडिंग की आदत डालें। बच्चा बुक रीडिंग में पढ़ेगा तो बच्चा ज़हीन होगा, True. बच्चा अच्छे नंबर लेगा, अच्छी उसकी डिग्रीज होंगी, बच्चे का एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, बच्चा अपना माइंड यूज़ करेगा, पढ़ेगा, देखेगा, इंटरैक्टिव एजुकेशन। फिर सवाल तभी पूछेगा Yes, ना yes, yes, जब yes. उसके अंदर वो चीज़ उसको हासिल हो जाएगी। देखिए इस पे बहुत बहस है। हमारे यहाँ ये जो लाइब्रेरीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, दैट्स अ लॉ। और हमें जो रेगुलेटर्स हैं वो कहते हैं आपकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके अंदर जर्नल्स होने चाहिए, उसके अंदर इतनी किताबें होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो इंजीनियरिंग की किताबें होनी चाहिए, मेडिकल पढ़ा रहे हैं, वो लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी विजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, कंपल्सरीली भी उनको भेजा जाता है। जी, भेजा जाता है उनको। दुनिया भर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारा काम लाइब्रेरी में ही लोग करते हैं। आज भी लाइब्रेरी की जो इफादियत है, बड़े बड़े आर्काइव्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं, बड़े बड़े मैन्यूस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पंजाब में पंजाब लाइब्रेरी है, हमारी कायद-ए-आज़म जिन्ना लाइब्रेरी है, ये रिसर्चर्स लाइब्रेरी है, जहाँ जाके लोग जाके वो एविडेंस जो है वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं, उसको महसूस करते हैं सारा। और शायद आपको वो चीज़ें जो पुरानी आर्काइव्स मटेरियल जो है वो आपको नेट पे शायद ना मिल सके, मिलेगा, सही कह रहे हैं, आपको शायद ना वो मिल सके, लेकिन वो किताब में मिल जाएगा। पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं, पुराने हिस्टोरिकल, हमारा यहाँ आर्काइव्स का महकमा है पंजाब का, उसमें तो चूँकि ये इंटरलिंक्ड हैं बातें मैं बता रहा हूँ, तो ये लाइब्रेरी का कल्चर, बुक रीडिंग कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। सर अब देखिए और इसके बाद गुजारा नहीं है हमारा कि हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अगर हम बचा लेते तो शायद बच जाता, लेकिन अब दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक
एक जर्नी है जिसको हमें शुरू करना पड़ेगा। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। pleasure. टॉपिक ही है कि हम बहुत भी बात करें तो शायद हमें लगे कम ही हमने बात की है, लेकिन पेरेंटिंग को रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम देखें अपने वालिदैन को या इर्द गिर्द भी, तो हमें मुश्किल से ही सही लेकिन ये पता लग जाता है कि हमारा टॉपिक रखने के मकसद भी यही होता है कि आपको अवेयर किया जाए, आपको अवेयरनेस दी जाए इस हवाले से कि बच्चों को टेक्नोलॉजी भी, गेम्स भी, गैजेट्स भी, इंटरनेट भी, हर चीज़ थे, लेकिन वो चीज़ें जो देर तक और आखिर तक आपके बच्चों के साथ रहेंगी वही हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर है। तो आपको इसको भी साथ कैरी ऑन करना पड़ेगा। खुद भी मुताला करें और दिन में एक लम्हा या एक घंटा या कुछ चंद मिनट ज़रूर दें अपने बच्चों के साथ, बुक पकड़ कर बैठें। अगर बैठेंगे तो बच्चा बुक पढ़ना भी शुरू कर देगा। तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है इस चीज़ की। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।